हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये आपका 7 में भी पढ़ना है और 8 में भी पढ़ना है, लेकिन सभी में जो है वो आपका अलग अलग टॉपिक है और 6 में तो पढ़ना ही है, जो कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप हायर क्लास पे जाइएगा तो इसका लेवल भी आपका बढ़ेगा। ठीक है। जैसे कि 6 क्लास में आपको केवल यहाँ पे क्या करना है कि प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ना है। 7 पे आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे केवल एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना है, और अगर आप 8 में जाते हैं तो यहाँ पे आपको केवल सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको हमेशा जो है एक सवाल देखने को मिलता है इन तीनों क्लास में। ठीक है, तीनों क्लास में से आपको एक सवाल हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना बातें समझ में आ गई आपको। तो आज हम लोग क्लास 6 के अंतर्गत जो टॉपिक है प्लांट फाइबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ कंटेंट है वही। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाइबर किसको कहते हैं, यार्न किसको कहा जाता है, फैब्रिक्स किसको कहते हैं, कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। फैब्रिक्स का निर्माण कैसे होता है, क्लॉथिंग मटेरियल का इतिहास क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि आखिर हम लोग फाइबर्स किसे कहते हैं, यार्न किसे कहते हैं और फैब्रिक किसे कहते हैं। फैब्रिक को आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कपड़ा। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास एक कपड़ा है, ठीक है, एक रुमाल है। अब उस रुमाल में अगर आप एक धागा को निकाल दीजिएगा, ठीक है, अगर इस रुमाल का एक धागा अगर आप निकाल दीजिएगा तो उस धागा को हम लोग क्या कहते हैं, यार्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में धागा कहा जाता है। ठीक है, अब इस धागा को अगर आप हाथ में मसलिएगा, ठीक है, तो उस धागा से भी आपको जो है और भी पतला पतला धागा देखने को मिलेगा, और उसी को हम लोग फाइबर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक रुमाल है, इस रुमाल से अगर आप एक धागा को निकाल लेते हैं तो इसको यार्न के नाम से जाना जाता है, धागा के नाम से जाना जाता है, और उसी धागा से आपका रुमाल बना है, आपका कपड़ा बना है। और अगर आप उस धागा को, देखिए ये धागा है, और इस धागा को ही जो है वो तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, इसको हाथ में मसलिएगा तो आपको यहाँ से जो है और भी छोटा छोटा धागा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे फाइबर्स के नाम से जो है वो जानते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे हिंदी में तंतु के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हम लोग फाइबर्स किसे कहते हैं, ठीक है, यार्न किसे कहते हैं, फैब्रिक किसे कहते हैं। तो सबसे छोटा होता है आपका फाइबर्स। ठीक है, सबसे छोटा फाइबर्स हो गया। फाइबर्स से आपका क्या बनता है, तो बहुत सारा फाइबर्स मिलके यहाँ पे यार्न बनाता है, YARN, जिसको हम लोग धागा कहते हैं। और बहुत सारा यहाँ पे जो है वो धागा मिलकर आपका फैब्रिक का निर्माण करता है, यानी कि कपड़ा का निर्माण करता है। और फिर इससे हम लोग जो है वो अलग अलग तरह के कपड़ा का निर्माण करते हैं और हम लोग पहनते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसका जो सीरियल है, जो क्रम है, उसको याद रखिएगा। यहाँ से भी सवाल जो वो देखने को आपको कभी कभी मिल जाता है। तो इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए तीनों का डिफिनेशन मैंने आपको तो समझा दिया, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। धागा बहुत पतले तंतुओं, रेशों से मिलकर बना होता है। इन पतले तंतुओं को रेशा या फाइबर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कपड़ा जो है वो धागे से बनता है। धागा रेशों को मोड़कर या काटकर बनाया गया एक लगातार जो है वो सूत्र होता है। तो ये आपका क्या है कि यार्न है, यानी कि धागा, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं। और फैब्रिक क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में वस्त्र या कपड़ा के नाम से जानते हैं। तो क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फैब्रिक, ये जो है आपका फैब्रिक से बनता है। तो सबसे छोटा जो है वो क्या है आपका फाइबर। इसके बाद आपका यार्न का निर्माण होता है, यानी कि धागा का निर्माण होता है, और आपका लास्ट में जाके फैब्रिक बनता है, यानी कि वस्त्र या कपड़ा बनता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में जानिए कि फाइबर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो छोटा वाला जो था आपका तंतु, तो तंतु के प्रकार को बारे में जानने वाले हैं हम लोग। और जाहिर सी बात है कि तंतु के प्रकार जैसा रहेंगे उसी टाइप्स का हमारा जो है वो कपड़ा भी रहेगा। अगर तंतु जो है आपका
एनिमल से प्राप्त किया जाएगा तो फैब्रिक भी आपका कुछ एनिमल्स टाइप का रहेगा। वुलन, जैसा कि आपको मालूम होगा, ऊल, ठीक है, ऊल क्या होता है आपका ऊन, ऊन ये आपका जानवर से प्राप्त किया जाता है, तो आपका जो है ये फैब्रिक भी कुछ उसी टाइप का होगा। आगे हम लोग इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तंतु जो है, तंतु के प्रकार में सबसे पहले इसको जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर्स, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर और तीसरा होता है मिक्स्ड फाइबर। नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशा। अब प्राकृतिक रेशा में भी आपका 2 टाइप होता है, एक होता है पादप रेशा और दूसरा होता है जंतु रेशा। इसको जंतु रेशा के नाम से भी जानते हैं, और इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो प्लांट फाइबर, ठीक है, प्लांट फाइबर, और इसको हम लोग कहेंगे एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर्स, ठीक है। प्लांट फाइबर किसे कहते हैं, तो वैसा फाइबर जो कि प्लांट से प्राप्त होता है, और एनिमल फाइबर किसे कहेंगे, ऐसा फाइबर जो कि एनिमल से प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल हैं। एनिमल फाइबर में देखा जाए तो रेशम हो गया, ऊन हो गया, ये सब एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल है। इसमें और एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा प्लांट फाइबर में, फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स ये वाला ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से भी सवाल देखने को मिलता है। ये वाला जो स्लाइड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से डायरेक्टली आपको जो है वो सवाल देखने को मिलता है, पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा जंतु रेशा है, कौन सा सिंथेटिक रेशा है। तो ये वाला स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे संश्लेषित रेशा के बारे में बात किया जाए तो संश्लेषित रेशा क्या होता है कि ऐसा फाइबर जो कि मैन-मेड होता है, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, लेब में बनाया गया है, ठीक है, या रिएक्शन के थ्रू बनाया गया है, वो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रेलिक हो गया, इसी में आपका रेयान आ जाता है, ठीक है, रेयान आ जाता है, याद रखिएगा। तो ये सब आपका सिंथेटिक फाइबर है। मिक्स्ड फाइबर में क्या होता है कि ऐसा फाइबर जो कि प्लांट फाइबर, या फिर हम यहाँ पे कह लें तो ये जो है आपका ऐसा फाइबर होता है जो कि नेचुरल फाइबर और प्लस सिंथेटिक फाइबर दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है, लाइक्रा हो गया, लिनेन हो गया, तो ये सब जो मिश्रित रेशा है। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो रेशा वाला जो टॉपिक है, जो फाइबर्स वाला जो टॉपिक है, वो आपका क्लास 6 में भी पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है और 8 में भी पढ़ना है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, तो तीनों में डिफरेंस यही है कि हम लोग जो है क्लास 6 में केवल पादप रेशा के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वाला जो टॉपिक है वो आपका केवल 6 में है। जंतु रेशा के बारे में हम लोग 7 क्लास में पढ़ेंगे, और 8 क्लास में हम लोग जो है वो सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये वाला हम लोग जो है वो 8 क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यही अंतर है। तो आज हम लोग केवल रुई और जूट के बारे में पढ़ेंगे कि रुई से कैसे जो फाइबर बनाया जाता है, जूट से कैसे जो फाइबर बनाया जाता है। तो अब आपका जो है ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ आपको यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत काम की जानकारी है ये आपका। और ये आपको जो है एनसीईआरटी किताब में भी ये चार्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जो है वो ये वाला डायग्राम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये साइड किताब से लिया गया है, लेकिन बहुत काम की जानकारी जो है वो ये चीज़ है, ओके। अब देखिए, नेचुरल फाइबर के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा फाइबर जो कि नेचुरली प्राप्त होता है, यानी कि प्लांट या एनिमल से मिलता है। कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क, ऊल, ठीक है, ये सब हो गया। सिंथेटिक फाइबर के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि प्रयोगशाला में, लेब में बनाया जाएगा या फिर कारखाना वगैरह में जो बनाया जाता है। नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, ये सब क्या है, आपका सिंथेटिक फाइबर है। तो इतना बात मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पे जो मुख्य चीज़ है वो हम लोग कॉटन के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरा जूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पूरा जो चैप्टर है ये यही दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहने वाला है, ठीक है। तो कॉटन के बारे में कुछ जानकारी है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कपास के रेशे को कॉटन ऊल या रुई के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इसको जो अपने घर के आसपास भी देखते होंगे कि कपास की खेती भी होता है बहुत जगह, ठीक है। और इसको जो है वो आप लोग नॉर्मली झारखंड में भी देखने को मिलता है। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं अपने आसपास के घर में, घरों के आसपास जो है वो कॉटन उगाया जाता है, ठीक है।
कपास के रेशे कपास के पौधों से प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होंगे? तो कपास का प्लांट होता है, ठीक है, कॉटन प्लांट्स होते हैं, वहीं से प्राप्त होते हैं। ये फूल आप देख सकते हैं, यही सबसे जो वो यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके अंदर बीज भी पाया जाता है। अच्छा, ये वाला जो है वो कहाँ पे मिलेगा? तो कपास की खेती जो है वो सामान्यतः काली मिट्टी में होता है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है। कहाँ पे? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी याद रखिएगा, और गर्म जलवायु इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आगे है, कपास के पौधे के फल नींबू के आकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि कपास के पौधे के फल जो हैं आपका, जिसको हम लोग कॉटन बॉल्स के नाम से जानते हैं, तो ये आपका नींबू के आकार के होते हैं। पकने के बाद ये फट जाते हैं। इनके अंदर बीज होते हैं जो कपास से ढके रहते हैं। इनके अंदर बीज होते हैं जो कपास से ढके रहते हैं। इन्हीं फलों से कपास को हाथों से चुना जाता है। तो ये वाला जो एक तरह से कॉटन बॉल होता है और इसके अंदर बीज होता है। तो इसको निकाल के, कॉटन बॉल को निकाल के इसके अंदर के बीज को हटा लिया जाता है और इसका यूज यहाँ पे जो है हम लोग कॉटन की तरह करते हैं, ठीक है। रुई भी आपका इसी से बनता है, आपको मालूम होगा, रुई आपका यहाँ पे इसी से बनता है। तो ये हो गया। इसके अलावा बीजों से कपास के रेशे को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग ओटाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे कॉटन बॉल था उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके बीज को हटा देते हैं। तो ये जो हटाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग यहाँ पे ओटाई, हिंदी में ओटाई के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में गिनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस वर्ड को लेकर ना बहुत सारा यहाँ पे कहा जाता है तो कन्फ्यूजन होता है। कहीं कहीं पे इस वर्ड का हिंदी मतलब आपको गिनिंग देखने को मिलेगा, गिनिंग, ठीक है, और कहीं पे इसको जिनिंग लिखा हुआ देखने को आपको मिलेगा। तो आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको जो है वो इस चीज़ के बारे में गिनिंग, ठीक है, इसको हम यहाँ पे गिनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग को जो अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पे जो है वो इसको कहीं पे गिनिंग देखने को आपको मिलेगा, कहीं पे जिनिंग देखने को मिलेगा और हिंदी में आपको ओटाई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे इसका उच्चारण जो है वो गलत किया जा रहा है, ठीक है। कपास के उपयोग कपड़े और परिधान बनाने में किया जाता है। तो कॉटन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है, ड्रेसेस बनाने के लिए, क्लॉथ्स बनाने के लिए। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग पिलो, मैट्रेसेस एंड क्विल्ट्स। तो यहाँ पे जो है इसका जो उपयोग है, हम लोग तकिया वगैरह बनाने में, तकिया रुई का तकिया होता है, ठीक है, उसमें जो भरने में किया जाता है, गद्दा हो गया, रजाई हो गया, ये सब भरने में भी रुई का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो नॉर्मल जो रुई आपने देखा होगा वही के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तेल के दियों की बाती भी कपास से बनाई जाती है। अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में जो दिया जलाया जाता है उसका जो बाती है, जो विक्स है, उसको भी यहाँ पे हम लोग कपास कॉटन से बनाया जाता है, ठीक है। और कपास की खेती मुख्यतः कहाँ पे होती है? तो देखिए, मुख्यतः अगर देखा जाए ज़्यादातर तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक हो गया। तो ये सभी जगहों पे आपको जो है कपास की खेती देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका कपास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो इसको जो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। खास करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो ये था आपका कि काली मिट्टी में होता है, गर्म जलवायु में होता है, और ये कहाँ से होता है? तो पौधे का फल वाला भाग होता है, ठीक है। ये आपका पौधे का फल वाला भाग होता है, यानी कि फ्रूट वाला पार्ट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नींबू के आकार का होता है। कॉटन बॉल्स जो होते हैं उनके अंदर बीज होते हैं और उस बीज को चुन के अलग किया जाता है, हाथ से चुन के अलग किया जाता है। और हाथ से बीज को चुन के अलग करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग यहाँ पे गिनिंग के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसी को हम लोग ओटाई के नाम से जो जानते हैं, ठीक है। इतना बात हो गया। इसका उपयोग के बारे में तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि तकिया बनाने में, गद्दा, रजाई हो गया, कपड़ा, ड्रेसेस वगैरह जो बनाने में किया जाता है। इसके अलावा दिया का जो बाती होता है उसमें भी उपयोग किया जाता है। कहाँ पे उगाया जाता है तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब चलते हैं जूट के बारे में, ठीक है। जूट, तो जूट जो है वो जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। इस टाइप का आपने जो वो जूट का पौधा देखा होगा, इधर भी होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ये आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे होता है। बिहार और असम में उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, झारखंड के भी किसी किसी इलाके में आपको ये वाला देखने को मिलेगा। या फिर आपने इस रस्सी को देखा होगा, ठीक है, जो कि अगर घर वगैरह में जो
कलर वगैरह चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मचान वगैरह जो बांधने के लिए जो है वो इसका उपयोग किया जाता है कभी कभी। तो ये रस्सी भी आपने देखा होगा। तो जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है, याद रखिएगा किस प्लांट के किस भाग से, तो स्टेम से, ठीक है, स्टेम से यहाँ पे इस चीज़ को प्राप्त किया जाता है, तना से, तना वाला भाग से। और आपका जो कॉटन था वो आपका फ्रूट वाला पार्ट से प्राप्त किया जाता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, ठीक है। जूट क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु में इसकी कटाई की जाती है। जूट एक रफ फाइबर है, ठीक है, रफ फाइबर है, इसीलिए इसका उपयोग कपड़े या परिधान बनाने में नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। इसका उपयोग बैग वगैरह बनाने में किया जाता है, बैग आपका हो गया, रस्सी वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है वो जूट का उपयोग कपड़ा बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक तरह का रफ फाइबर है, खुरदरा रेशा है, और अगर कपड़ा बनाने में किया जाएगा तो वो हमारे शरीर के लिए जो है वो सही नहीं रहेगा। जूट की फसल को फूल आने की अवस्था में काटा जाता है, फिर इसे कुछ दिनों तक पानी में भिगोया जाता है और अंत में हाथ से रेशे अलग किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर जूट नाम आपको नया लग रहा होगा तो आप इस डायग्राम को देख के, इस फोटो को देख के जो वो समझ सकते हैं कि जूट हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जूट के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कपड़ों का निर्माण, ठीक है, मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक्स कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास प्राप्त होता है फाइबर, फाइबर से हम लोग धागा का बनाते हैं, धागा का निर्माण करते हैं, ठीक है, धागा का निर्माण करते हैं। उसके बाद धागा के निर्माण के बाद हम लोग जो है बनाते हैं फैब्रिक्स। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो हम लोग क्या करेंगे कि फाइबर से हम लोग धागा बनाएंगे, यानी कि यार्न बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यार्न से जो फैब्रिक्स बनाते हैं। तो 2 स्टेप यहाँ पे जो वो किया जाता है, ठीक है, 2 चरण होते हैं। तो सबसे पहला जो काम है मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि रेशों से धागा बनाना। तो ये जो रेशों से धागा बनाने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग स्पिनिंग के नाम से जानते हैं। ये वाला जो टर्म है वो याद रखिएगा, बड़ा काम का है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेशों से धागा बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है स्पिनिंग। और ये जो काम है वो कौन से डिवाइस से या फिर टूल से किया जाता है, तो पहला नाम आता है तकली का, इसको कहीं कहीं आप टकली के नाम से देख सकते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हैंड स्पिंडल के नाम से जाना जाता है, स्पिनिंग व्हील के नाम से, जिसको हम लोग चरखा के नाम से भी जानते हैं। और महात्मा गांधी द्वारा ये जो वो चरखा काफ़ी लोकप्रिय किया गया था। स्पिनिंग मशीन है आपका, जो कि आपका पावर से चलता है, बिजली से चलता है, ये आपका हो गया। तो ये सब कुछ डिवाइसेस हैं जिसके मदद से हम लोग जो है रेशों से धागा बनाया करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में कपास के ढेर से रेशों को खींचकर मरोड़ा जाता है और उन्हें मिलाकर धागा का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो पहला स्टेप हम लोगों का क्या है कि हम लोग जो है यहाँ पे फाइबर से यार्न का निर्माण करेंगे, यानी कि धागा का निर्माण जो है वो करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड जो यहाँ पे चरण है, सेकेंड जो स्टेप है वो आपका है मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। तो यार्न हम लोगों को मिल गया, यानी कि धागा जो है वो मिल गया। तो धागा से अब हम लोग क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे, ठीक है। और तब जाके जो हम लोगों के पास कपड़ा बनेगा, इससे हम लोग जाके कुछ अलग अलग टाइप्स का शर्ट, पैंट वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, विभिन्न तरह के कपड़ों का निर्माण जो वो इससे करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए शर्ट अगर आप सिलाने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, आपको कपड़ा काट के देता है, थान बाय थान कपड़ा आता है वो लोगों का, ठीक है, पूरा रोल वगैरह में करके जो कपड़ा दिया जाता है, तो वही आपका फैब्रिक है। उस फैब्रिक से फिर हम लोग जो वो डिजायर क्लॉथ्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कपड़े जो है लंबे धागे से मुख्य रूप से 2 तरीकों से बनाए जाते हैं। तो एक प्रोसेस है आपका वीविंग और दूसरा है आपका निटिंग, ठीक है। दोनों कैसा प्रोसेस है, तो दोनों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका धागा से फैब्रिक का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, धागा से बनाया जा रहा है फैब्रिक। तो इसके लिए 2 प्रोसेस काम में आती है, एक होता है वीविंग और दूसरा होता है निटिंग, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है कि वीविंग में हम लोग 2 धागा का उपयोग करते हैं, दोनों धागा को एक दूसरे के 90 डिग्री में रखकर जो है यहाँ पे फैब्रिक का निर्माण किया जाता है। और निटिंग में आपका जो है वो
सिंगल धागा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ठंडा के दिन में जो स्वेटर वगैरह की जो बुनाई होती है, ठीक है, ठंडा के जो कपड़े होते हैं उनकी बुनाई होती है, तो वो आपका एक सिंगल धागा से जो वो किया जाता है, उसी को आपस में फंसा कर जो हम लोग इसका निर्माण करते हैं। तो उस प्रोसेस को यहाँ पे निटिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टर्म आपको बताया जा रहा है वो सब आपके काम की है। तो पहला है आपका विभिंग। तो दो अलग अलग धागों को आपस में समकोण यानी कि राइट एंगल पर जमाकर कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस है उसको बुनाई के नाम से जानते हैं, यानी कि विभिंग के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे याद रखने का, तो 2 सेट्स ऑफ यार्न, ये वाला बहुत काम का चीज़ है। अब इसके लिए कौन सी डिवाइस या टूल यूज की जाती है, तो इसके लिए लूम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये जो लूम है वो भी आपका 2 टाइप्स का है, एक है आपका हैंडलूम और दूसरा है आपका पावर लूम, ठीक है। हैंडलूम जो है वो हाथ से चलाया जाता है और पावर लूम जो है आपका बिजली से चलाया जाता है। हैंडलूम आपका हाथ से चलाया जाएगा और पावर लूम आपका बिजली से चलाया जाएगा। और इन दोनों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, धागा से जो है फैब्रिक का निर्माण करते हैं, धागा से फैब्रिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका निटिंग। हिंदी में जो है वो सेम नाम कहा जाता है क्योंकि दोनों का काम जो है वो सेम है। हिंदी में इसको हम लोग बुनाई के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न। देखिए यहाँ पे अकेला जो धागा होता है उसी को यहाँ पे जो है आपस में फंसा कर कपड़ा बनाने का जो प्रक्रिया है, फैब्रिक बनाने का जो प्रक्रिया है, उसको बंधाई या निटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे मोजे का जो निर्माण है, सॉक्स का जो यहाँ पे बनाया जाता है, स्वेटर हो गया, मफलर हो गया या फिर अन्य ऊनी कपड़े, तो ये सब का निर्माण जो है आपका यहाँ पे सिंगल यार्न यानी कि एक मात्र जो है वो सिंगल धागा के उपयोग से जो है वो किया जाता है, उसी को आपस में फंसाकर हम लोग जो है वो ऊनी वाले कपड़े बनाते हैं। इसी कारण से देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, सॉक्स वगैरह जब पहनते हैं आप, ठीक है, अक्सर बहुत से लोग इस चीज़ को नोटिस किए होंगे कि सॉक्स से अगर एक धागा अगर आपका निकल गया ना और उसको अगर आप खींच दिए तो उससे क्या होगा कि सभी धागा निकल आएगा, ठीक है। एक धागा जो निकला अगर उसको आप खींच देते हैं तो सभी धागा जो खुद ब खुद निकल आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरा जो सॉक्स है वो सिंगल धागा से जो मिलकर बनाया जाता है, उसको जो है आपस में फंसा कर जो बनाया जाता है। इसी कारण से एक खींचने पे सारा जो वो खुल जाता है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों को तो प्राकृतिक रूप से फाइबर मिल गया, ठीक है, फाइबर हमने प्राप्त कर लिया और जिसमें से हम लोगों को इस क्लास में कॉटन और जूट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कॉटन और जूट के बारे में। तो फाइबर हम लोगों को प्राप्त हो गया प्राकृतिक रूप से। अब इस फाइबर का उपयोग हम लोग क्या किए कि फाइबर के उपयोग से हम लोग यहाँ पे धागा का निर्माण किए और अब धागा के निर्माण के बाद हम लोग क्या करते हैं, या तो निटिंग प्रोसेस से या फिर वीविंग प्रोसेस से हम लोग इसको यहाँ पे फैब्रिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब फैब्रिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कपड़ा जो है फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और निटिंग यार्न, यानी कि धागा को वीविंग और निटिंग करने के बाद जो है हमें कपड़ा प्राप्त होता है, फैब्रिक प्राप्त होता है। इसके अलावा धागा रेशों से बनता है, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो। कपड़ों से बने वस्त्र और चीज़ें स्कूल यूनिफॉर्म है, कुछ मतलब कि मटेरियल का नाम दे रखा है, जैसे कि शर्ट पैंट हो गया, ब्लाउज, स्कर्ट, निकर, साड़ी, तो ये सब जो है वो कुछ कपड़े हैं जिनका निर्माण हम लोग जो है वो करते हैं। हमारे आसपास बहुत तरह के कपड़े मिलते हैं, जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, कृत्रिम कपड़ा, तो ये सब क्या है टाइप से, और ये सब डिपेंड करता है फाइबर्स पे कि फाइबर्स आपका कहाँ से मिला है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो कपड़ा का क्वालिटी भी होता है। अब देखिए आज के इस क्लास का लास्ट टॉपिक आपका ये है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है। तो प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, वस्त्र के रूप में पेड़ों की छाल, बड़े पत्ते या पशुओं की खाल का उपयोग करते थे। आपको मालूम है प्राचीन समय में कपड़ा वगैरह का तो प्रचलन नहीं था, तो जो जंगल में आदिवासी लोग रहा करते थे वो आपका पेड़ों की छाल हो गया, बड़े पत्ते हो गए, पशुओं की खाल, ये सब का उपयोग किया करते थे। कुछ समय बाद लोग कृषि समुदाय में बसने लगे, उन्होंने टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ बनाना एक स्टार्ट कर दी, चटाइयाँ, ठीक है, मेट्रेसेस, और टोकरी बनाना सीख लिया। उस समय लोगों को कपड़े सिलने का ज्ञान नहीं था, वे कपड़े को केवल अपने शरीर के अलग अलग भागों पर लपेटते थे, ठीक है। कपड़े कहने का मतलब कि उस समय जो भी मौजूद था, या फिर पत्ता हो गया,
जानवरों के खाल हो गए, तो वो सब का उपयोग जो वो अलग अलग भागों पर लपेटने के लिए किया करते थे। सुई के आविष्कार के बाद लोगों ने कपड़ों को सिलकर वस्त्र बनाना शुरू किया। आज हम सभी साड़ी, धोती, लुंगी आदि जैसे सिले हुए वस्त्र जो है वो पहनते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज के इस क्लास का लास्ट टॉपिक। अब जितना भी चीज़ें आपको बताई गई हैं तो वो सब तो बहुत ही आसान चीज़ें थी, कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं था, सभी चीज़ें नॉर्मल थी और बहुत ही बेसिक जानकारी थी जो कि आपको पहले से भी पता होना चाहिए और होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले से पता होगी, कुछ नया जानकारी आपको यहाँ पे सीखने को मिली होगी। तो अब चलते हैं हम लोग इसके MCQ प्रश्न पे, ताकि जितना भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है वो सभी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाए और रिवीजन भी हो जाए और आपको जो PYQ के बारे में आइडिया भी लग जाए कि किस टाइप का सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल आपका है यहाँ पे, एक सेकेंड इसको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, पहला सवाल आ चुका है आपका यहाँ पे। धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है, इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, थ्रेड जो है जिसको हम लोग यार्न के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका थिन फाइबर से मिलता है और इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही नहीं है वो आपको बताना है। तो फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल भी नहीं। जूट का मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था, फोटो भी दिखाया था, तो ये आपका नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता, ये आपका गलत है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऊन और रेशम जो है आपका एनिमल फाइबर है। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था फाइबर वाला, ठीक है, जो मैप दिखाया था उसमें सभी चीज़ें लिखी हुई थी, तो ये आपका एनिमल फाइबर होता है। तो यहाँ पे रॉन्ग वाला, नॉट करेक्ट वाला पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपका फ्लेक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक और रेशम। तो जो वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था ना चार्ट फाइबर्स का, तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन वाला कौन सा फाइबर है, तो आप आराम से जो है इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि फ्लेक्स को मैंने आपको किस में बताया था, प्लांट फाइबर में। ठीक है, प्लांट फाइबर, इसमें और क्या क्या आ जाता था, तो प्लांट फाइबर में आपका फ्लेक्स था, इसके अलावा आपका कॉटन था और कॉटन के अलावा आपका जूट था, तो ये सब आपका प्लांट फाइबर था। पॉलिस्टर आपका सिंथेटिक फाइबर हो जाता है, नायलॉन भी आपका सिंथेटिक है, एक्रेलिक भी आपका सिंथेटिक वगैरह में आ जाता है और रेशम जो है आपका यहाँ पे एनिमल फाइबर है। अब सवाल पूछा है सिंथेटिक फाइबर्स का उदाहरण, ठीक है, संश्लिष्ट तंतु का एग्जाम्पल, तो कौन सा है आपका 2, 3 और 4। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में पटसन। ठीक है, पटसन जूट को ही हम लोग हिंदी में पटसन के नाम से जानते हैं, कि खेती प्रमुख रूप से किन राज्यों में की जाती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में, केरल में, बिहार में और असम में। तो इनमें से कौन कौन से राज्य में जो है जूट की खेती की जाती है, तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही बात है, पश्चिम बंगाल में की जाती है। केरल में नहीं की जाती है, ठीक है, केरल में नहीं की जाती है। बिहार में किया जाता है और असम में किया जाता है। तो आपका 134 ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। केरल में जो है यहाँ पे जूट की खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड एट द फ्लोरिंग स्टेज। तो क्या मैंने जूट प्लांट्स के बारे में आपको ऐसा बताया था? ध्यान से अगर आप सुने होंगे तो आपको मालूम होगा। तो बिल्कुल सही बात है, पटसन को जो है हम जब पुष्पन अवस्था में वो होता है फ्लोरिंग स्टेज पे, उस समय हम लोग उस चीज़ को काट देते हैं। ठीक है, पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेशे से
धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको स्पिनिंग कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। बिल्कुल सही बात है, तीनों आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला जो सवाल है आपका 18 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, सीटेट पेपर 2 में। और सवाल को देख के आप तो स्वयं इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि सभी टर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि गिनिंग किसको कहते हैं, स्पिनिंग किसको कहते हैं, निटिंग किसको कहते हैं, वीविंग किसको कहते हैं। और यकीन मानिए ये जो चारों टर्म है वही इस टॉपिक, इस चैप्टर का जो मेन कह सकते हैं कि पॉइंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और यही चारों में से एक सवाल आपको देखने को मिलता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, या तो गिनिंग, या तो स्पिनिंग, या निटिंग, या वीविंग। ठीक है, यही चारों जो है वो घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो गिनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कपास के बीज से, ठीक है, सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स से जो है कॉटन को अलग करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग गिनिंग के नाम से जानते थे। ठीक है, जिसी को हिंदी में ओटाई के नाम से जाना जाता था। गिनिंग यानी कि ओटाई। स्पिनिंग के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया, स्पिनिंग किसे कहते हैं, रेशों से धागे। ठीक है, रेशों से धागे बनाने का जो यहाँ पे तरीका है, प्रोसेस है, फाइबर टू यार्न, फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग स्पिनिंग के नाम से जानते हैं। निटिंग और वीविंग के बारे में भी बताया। वीविंग में आपका क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ यार्न का उपयोग किया जाता है, निटिंग में आपका एक यार्न का उपयोग किया जाता है। तो अब इसको मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3, तो देखिए ए का हो गया 3, बी का आपका स्पिनिंग का हो जाएगा, स्पिनिंग का यहाँ पे देख सकते हैं 4, तो बी का 4 देखिए 1 वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, लेकिन 3 में भी देखिए मिल रहा है, तो 2 और 4 तो ऐसे ही क्रॉस हो गया, ये सब आपका आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं सी में, निटिंग। निटिंग में आपका सिंगल यार्न का उपयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका मेकिंग ए पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम ए सिंगल यार्न 2, तो 2 वाला देखिए मैच किया किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है आपका, पहेली अपने दोस्त को ऐसा तोहफा देना चाहती है जो पौधे के रेशों से बना है, वह निम्न में से कौन सा चुनेगा। तो देखिए यहाँ पे पौधे के रेशे से यानी कि प्लांट फाइबर से बना है, तो ऊल तो आपका एनिमल फाइबर होता है। ठीक है, ऊल आपका एनिमल फाइबर होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। जूट आपका जो प्लांट फाइबर होता है, जो कि पटसन से प्राप्त किया जाता है, प्लांट फाइबर। सिल्क जो है ये भी आपका एनिमल फाइबर है, जो कि सिल्क वॉर्म से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म से प्राप्त किया जाता है। नायलॉन जो है आपका एक सिंथेटिक है, सिंथेटिक है। सवाल पूछा है पौधा, ठीक है, प्लांट फाइबर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चरखा का उपयोग महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्से के रूप में लोकप्रिय किया था, बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है, आपका ये वाला सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है। तो देखिए भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में नहीं उगाया जाता है, ये आपका सेंटेंस गलत है। ठीक है, कहाँ पे उगाया जाता था, तो वेस्ट बंगाल में आपका हो गया, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में हो गया, असम के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सब जगह पे आपका जो वो उगाया जाता है, ना कि केरल और पंजाब में। कपड़ा बनाने के लिए रेशों को पहले धागों में बदला जाता है, बिल्कुल सही बात है। सूफी संत कबीर एक बुनकर थे, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, गलत वाला पूछा है। ठीक है, बूझो कपड़े की दुकान पर गया। बूझो का मतलब यहाँ पे एक, जैसे एनसीईआरटी में ना कुछ यहाँ पे कैरेक्टर हैं, एक पहेली और बूझो। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी आप देखिएगा तो एक कैरेक्टर आता है पहेली और बूझो, तो उसी का नाम है आपका। ठीक है, वहाँ उसने एक ऐसा कपड़ा देखा जो छूने में मुलायम था, रंगों में चमकदार था, और क्या था यहाँ पे, इसका अगर इंग्लिश वाला देखिएगा तो ज़्यादा सुटेबल होगा, विच वाज स्मूथ टू टच, हैड वाइब्रेंट कलर एंड साइन, यानी कि
चमक था उसमें, तो द फैब्रिक कुड बी, तो वो फाइबर जो वो कैसा था, तो ऐसा लक्षण जो है, ऐसा जो सिम्टम है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जो है आपका गुण प्रॉपर्टी वो सिल्क, ठीक है, रेशमी कपड़ा पे देखने को जो वो मिलता है। तो रेशमी कपड़ा आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जूट के पौधे के किस हिस्से से जूट का रेशा प्राप्त किया जाता है, तो दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कपास किस पौधे के हिस्से से प्राप्त किया जाता है, जूट किस पौधे के हिस्से से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो जूट जो है आपका तना से प्राप्त किया जाता है, और कपास के बारे में बात करें तो कपास आपका जो था वो फ्रूट वाला पार्ट था, ठीक है, फल वाला पार्ट। तो जूट आपका हो जाएगा तना। बीरा एक किसान है, एक नाम है ये, ठीक है, बीरा। उसके खेत की मिट्टी काली है और जलवायु गर्म है। उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए, कौन सा फाइबर देने वाला जो है वो यहाँ पे पौधा उगाना चाहिए? क्या जूट उगाना चाहिए, क्या कपास उगाना चाहिए, क्या नारियल उगाना चाहिए, या फिर ऊन उगाना चाहिए? ऊन तो उगाया नहीं जाता ना, ये तो आपका एनिमल फाइबर है ना, एनिमल फाइबर जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कपास। कपास के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो है ब्लैक सॉइल चाहिए और जलवायु जो है आपका गर्म होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कपड़ा बनाने की सही प्रक्रिया का क्रम क्या है? तो कई बार मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है फाइबर। फाइबर से हम लोग बनाते हैं धागा, और धागा से फिर बनाते हैं फैब्रिक, और फैब्रिक के बाद फिर जाके हम लोग यहाँ पे जो है वो क्लॉथ वगैरह जो है वो डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो फाइबर, यार्न और फैब्रिक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोझो घर पर रेशा से धागा बनाना चाहता है, चाहती, अच्छा ठीक है, बोझो है ना, ठीक है। इस काम के लिए वह निम्न में से क्या उपयोग करेगा? तो रेशा से धागा बनाना चाहता है, फाइबर से जो है वो ये यार्न बनाने का काम कर रहा है, यानी कि कौन सा प्रोसेस अपनाना चाह रहा है? स्पिनिंग। स्पिनिंग के बारे में याद कीजिए। और स्पिनिंग में कौन कौन सा टूल यूज किया जाता है? पावर लूम का, हैंडलूम का, चरखा का और निटिंग नीडल्स का। तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो चरखा का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि घर में बनाना चाह रहा है तो वो चरखा का उपयोग जो है यहाँ पे करेगा, ठीक है। ये आपका सुटेबल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको पावर लूम के बारे में भी बताया, हथकरखा या हैंडलूम के बारे में भी बता चुके हैं कि क्या होता है ये सब चीज़ें। पावरलूम क्या होता है कि आपका धागा से, ठीक है, पावरलूम और आपका हैंडलूम, पावरलूम और हैंडलूम, ठीक है, इसके बारे में एक बार देख लीजिए। हैंडलूम, इसका प्रयोग के बारे में बात किया जाए तो इसका उपयोग जो है हम लोग यार्न से फैब्रिक बनाने में करते हैं, यानी कि धागा से यहाँ पे कपड़ा बनाने में जो किया जाता है पावरलूम और हैंडलूम का। पावरलूम आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, हैंडलूम आपका मैनुअल होता है, हाथ से चलता है। यहाँ पे पूछा था फाइबर से यार्न बनाने में, तो फाइबर से यार्न जो है वो बनाने में आपका चरखा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और निटिंग का जो प्रोसेस है वो भी आप देख सकते थे, इसमें आपका आता था यार्न से फैब्रिक वाला प्रोसेस पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। कपड़ा बनाने की सही प्रक्रिया का क्रम क्या है? तो कपड़ा बनाने की सही प्रक्रिया का क्रम क्या है ये आपको बताना है। क्या सबसे पहले वीविंग होता है, गिनिंग होता है, स्पिनिंग होता है? नहीं, गिनिंग वाला प्रोसेस मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ठीक है। ओटाई वाला जो प्रोसेस है वो सबसे पहले, देखिए यहाँ पे इसको जिनिंग लिखा गया है, गिनिंग होना चाहिए था, कहीं कहीं पे आपको जिनिंग देखने को मिलेगा, किताब में भी ये चीज़ लिखा रहता है। तो सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था कि गिनिंग होता है, ठीक है, गिनिंग, यानी कि मैंने आपको बताया था कि कपास के बीजों को जो है वो उसके फैब्रिक से अलग करना, वो जो कपास, कॉटन जो बोल था, कॉटन बोल, उसमें बीज होता है, तो उस बीज को अलग करने का जो प्रोसेस था उसी को गिनिंग के नाम से जानते थे। और गिनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ये हमारा गिनिंग जो है हो गया, इससे हमें मिल गया था फाइबर। और फाइबर के बाद अब हमें बनाना है यार्न, धागा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? स्पिनिंग प्रोसेस को अपनाएंगे, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है वो स्पिनिंग है। अब यार्न से बनाएंगे हम लोग क्या? फैब्रिक। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं या तो वीविंग कह लीजिए या फिर आप निटिंग कह लीजिए। तो निटिंग तो आपका दे नहीं रखा है तो आप वीविंग कह सकते हैं।
तो पहला क्या आया, गिनिंग आया, फिर स्पिनिंग आया, फिर वीविंग आया। तो गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा जलाने पर जलती हुई बालों जैसी गंध देता है? ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कीजिए, जैसे कि, और हो सकता है इसके बारे में भी पता होगा कि कौन सा रेशा को जलाने पर बालों जैसी गंध आती है। तो ऊल हो गया, ऊन आपका जो है ऐसा रेशा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे ऊल हो गया, सिल्क हो गया, ये दोनों को जलाएंगे तो हमें जो है स्मेल जो है वो किसके जैसा आएगा, वही बर्निंग हेयर, या फिर कह सकते हैं तो फिदर। ठीक है, किसी जंतु का जो फिदर जो है वो जल जाता है, पंख जल जाता है, उसके जैसा जो है यहाँ पे आपको स्मेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई प्लांट फाइबर हो गया जैसे कि कॉटन, इसके अलावा जूट या फिर फ्लैक्स कह लीजिए। ठीक है, इसको अगर जलाएंगे ना तो हमारा जो है वो बर्निंग जो होता है इसका, तो इसमें जो स्मेल आता है वो आपका किसके जैसा आएगा, पेपर के जैसा, स्मेल लाइक पेपर। ठीक है, बर्निंग स्मेल लाइक पेपर। और जो एनिमल आपका रेशा था, एनिमल रेशा, एनिमल फाइबर, तो इसको अगर हम लोग जलाएंगे तो इसका जो सेंट आता है, जो स्मेल आता है, ठीक है, वो आपका किसके जैसा आएगा, तो बर्निंग हेयर और फिदर्स के जैसा। तो जलते हुए बालों जैसी जो गंध है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ऊल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेशे से बने कपड़ा छाता बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो अम्ब्रेला बनाने के लिए कौन सा यहाँ पे उपयोग किया जाता है, कॉटन। कॉटन तो उपयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि कॉटन का पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ऊन का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलिस्टर का उपयोग जो वो किया जाता है। अम्ब्रेला बनाने के लिए जो पॉलिस्टर कपड़ा का जो उपयोग यहाँ पे किया जाता है। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग इलेक्ट्रीशियनों के दस्ताने बनाने के लिए किया जाता है? यानी कि ग्लव्स जो पहनते हैं इलेक्ट्रीशियन, उनको निर्माण करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये जो है बात आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और ऐसा प्रोडक्ट यूज किया जाना चाहिए जिस पे जो करंट ना लगे। तो करंट ना पास हो तो किसका उपयोग किया जाना चाहिए? रबर का, क्योंकि ये आपका बैड कंडक्टर है, कुचालक है। ठीक है, तो ये आपका रबर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे ये सब जो ऑप्शन था, सिल्क हो गया, ऊल हो गया, कपास हो गया, तो ये सब में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, या पर्याप्त सुरक्षा जो ये सब नहीं देते हैं, गलती से ये सब मान लीजिए भीग जाए, ठीक है, तो करंट पास होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सब जो वो कर सकते हैं। लेकिन रबड़ में जो है वो यहाँ पे कहा जाए तो उतना करंट जो वो पास नहीं होता, ना के बराबर होता है, तो ज़्यादा बेटर वही आपका होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्जी हमारे लिए कपड़े काटने और सिलने के लिए करते हैं? कॉटन बॉल्स, बिल्कुल भी नहीं। कॉटन बेल्स, कॉटन फाइबर्स और कॉटन फैब्रिक्स। देखिए दर्जी जो हमें कपड़ा जो सिल के देता है वो काटता क्या है, वो उसके पास फैब्रिक्स रहता है। मैंने आपको बताया कि किसी दुकान में आप जाइएगा, शर्ट वगैरह का कपड़ा मांगिएगा तो वो आपको पूरा फैब्रिक से काट के देता है। ठीक है, उसके पास वो जो पूरा रोल में आता है कपड़ा, और उसी को काट के जो आपको देता है। 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो काट के देता है। तो सूती कपड़ा का उपयोग जो वो करेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किससे कालीन और जूट के थैले बनाए जाते हैं? कारपेट्स और गनी बैग्स जो है वो बनाए जाते हैं, तो आपका जो वो जूट, ठीक है, जूट का उपयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस चीज़ को नारियल के रेशे से बनाया जाता है? स्वेटर को, जूते को, गद्दे को और साड़ी को। देखिए नारियल के रेशे से क्या आपका स्वेटर बनाया जाएगा, क्या गद्दा बनाया जाएगा, क्या साड़ी बनाया जाएगा? तो इसको यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि कोकोनट फाइबर से किसका निर्माण जो है यहाँ पे किया जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बाकी यहाँ पे जो जवाब है वो आपका हो जाएगा मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस कह सकते हैं, गद्दा यहाँ पे ना कह के इसको चटाई कह लीजिएगा, चटाई। ठीक है, गद्दा कहिएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा संदेह हो जाएगा। तो मैट्रिसेस जो है उसका निर्माण हम लोग नारियल के रेशा का उपयोग जो वो इसके निर्माण में कर सकते हैं। बाकी स्वेटर तो हम लोग नहीं पहनेंगे नारियल के रेशा का, वो बहुत ही रफ फाइबर होता है जूट के जैसा। ठीक है,
तो आपका मैट्रिसेस यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। बाकी इसका उपयोग रस्सी वगैरह बनाने में भी किया जाता है, रोप्स वगैरह, ब्रशेस वगैरह, ठीक है, मैट्स वगैरह। नेक्स्ट है आपका कपड़ा बनाने की 2 मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी है। तो कपड़ा बनाने का जो 2 मुख्य प्रक्रिया है, प्रोसेस है, गिनिंग और विविंग है, विविंग और निटिंग है, विविंग एंड स्पिनिंग है, गिनिंग एंड निटिंग है। तो ये आपका आज के इस क्लास का लास्ट सवाल है और इसका जवाब आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो लास्ट सवाल है, ये आपका होमवर्क का सवाल है और इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। जितना भी चीज़ें बताई है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है और इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस बार बार इसको पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, यही आपका जो एग्ज़ाम के टाइम पे काम आएगा। इसके अलावा किसी विद्यालय में भी अगर आप पढ़ाइएगा तो ये नोट्स आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में जितना भी जानकारी आपको दी गई है वो आपको पसंद आई होगी, सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल में अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।